हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका अपना राकेश बिश्नोई मैथ्स के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर कैलकुलस में। अपनी जो बुक है वेक्टर कैलकुलस, उसमें दो एक्सरसाइज अपन कर चुके हैं। पहला डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर, फिर डिफरेंशियल ऑपरेटर हम पढ़ चुके हैं, दो एक्सरसाइज। अब तीसरी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर कैलकुलस की, जिसका नाम है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का समाकलन। अब सदिशों का समाकलन कैसे करते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं समाकलन होता क्या है, जो कक्षा 12 में आता है। कि समाकलन अवकलन का प्रतिलोम फलन होता है। समाकलन जो होता है वो अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया होती है। तो यही परिभाषा होती है समाकलन की, इंटीग्रेशन की। तो इसमें लिख सकते हैं समाकलन, या कह सकते हैं अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया समाकलन कहलाती है। यह समाकलन की डेफिनेशन होती है। अवकलन का प्रतिलोम करते हैं तो वो क्या होता है, समाकलन होता है। क्लियर? ये अब हमारा टॉपिक जो है वो है समाकल। इसको समझना थोड़ा, इंटीग्रल, थोड़ा सा इसको समझना सावधानी से। एक सदिश को मानता हूं और सदिश को फलन के रूप में मानता हूं। कैसे मानता हूं? तो माना अदिश चर t का सदिश फलन ft परिमित व सतत है। एक फलन माना है मैंने ft, f स्मॉल है, ध्यान रखना। ft क्या है? एक अदिश चर t का सदिश फलन। क्या है? सदिश फलन। अब सदिश फलन ft कैसे हो सकता है? f1t i के प्लस f2t j के प्लस f3t k के, ये हो सकता है ft। तथा साथ में एक और चीज लेते हैं, तथा t के सदिश फलन, t के सदिश फलन कैपिटल ft, ये कैपिटल ft है, ध्यान रखना, वो स्मॉल ft है, दोनों अलग अलग फंक्शन। t के सदिश फलन ft का t के सापेक्ष अवकलन करने पर स्मॉल ft प्राप्त होता है। ये मानना है, प्राप्त होता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात इसका मतलब हुआ कि एक फलन ft है, कैपिटल ft, जिसका t के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ये स्मॉल ft प्राप्त होता है। तो t के सापेक्ष अवकलन है किसका? कैपिटल ft। तो कैपिटल ft का t के सापेक्ष अवकलन d/dt, इसका t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ft प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ft प्राप्त होता है। ये ft आ गया। अब इसमें किसको क्या कहते हैं वो ध्यान रखना। देखिए यहां पर कैपिटल ft है, यहां स्मॉल ft है। जो समाकलन होता है वो इस अवकलन का प्रतिलोम होता है। अवकलन का क्या होता है? प्रतिलोम होता है। तो यहां हम कहेंगे कि ft, कैपिटल ft सदिश फलन स्मॉल ft का समाकल, इंटीग्रल कहलाता है। समाकल कहलाता है। कौन? कैपिटल ft, जिसका हम अवकलन कर रहे हैं उसका वापस जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो अवकलन वाला प्रोसेस पूरा क्या हो जाता है? उसका विलोम हो जाता है, अवकलन वाला हट जाता है, तो ft आएगा। और इसका इंटीग्रेशन यानी ft का जो समाकलन है वो कैपिटल ft आएगा। तो कैपिटल ft क्या कहलाता है?
एफ टी का समाकल कहलाता है, एफ टी का समाकलन। और इस एफ टी को क्या कहते हैं, यहां एफ टी को स्मॉल एफ टी को क्या कहते हैं, समाकल्य कहलाता है, इंटीग्रेटेड। अब इंटीग्रेटेड ही है, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड, क्योंकि इंटीग्रेशन इसका हो रहा है और इंटीग्रेशन होकर जो रिजल्ट मिलता है वो कैपिटल एफ टी मिलता है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है कि डी अपॉन डी टी कैपिटल एफ टी इक्वल टू क्या है, स्मॉल एफ टी। तो यहां से हम जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो अपना रिजल्ट क्या आएगा, अपना रिजल्ट आएगा यहां से कि इसका इंटीग्रेशन करना है किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, डिफरेंशिएशन भी टी के सापेक्ष है तो इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का दोनों तरफ साइन लगेगा। तो एफ टी का इंटीग्रेशन एफ टी डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन एफ टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इस अवकलन का उल्टा, तो अवकलन हट जाएगा, इंटीग्रेशन और अवकलन एक दूसरे के विलोम होते हैं, तो ये अवकलन के प्रोसेस हट जाएगा, क्या बचेगा, कैपिटल एफ टी, कैपिटल एफ टी, ये ध्यान। तो ये जो कैपिटल एफ टी होता है वो समाकल बनता है किसका, एफ टी का, क्योंकि हम एफ टी का समाकलन कर रहे हैं, तो ये एफ टी कैपिटल एफ टी समाकल दादा एफ टी का हम समाकलन कर रहे हैं, तो ये समाकली है, यानी समाकलन करने योग्य कौन है, एफ टी। तो ये रिजल्ट आता है। अब इस रिजल्ट से अपन ये पूरा नहीं कर सकते हैं कि एफ टी डी टी का अपने समाकलन हो गया, कि स्मॉल एफ टी डी टी का समाकलन केवल कैपिटल एफ टी आता है, ये पूरा नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ क्या समाकल है। अब हम यहां पर देखेंगे कांस्टेंट वेक्टर ऑफ इंटीग्रेशन, सदिश फलन का हम जो भी समाकलन कर रहे हैं उसका अचरांक देखेंगे, अचर देखेंगे, कांस्टेंट देखते हैं, वो देखते हैं। तो कांस्टेंट के लिए आगे बढ़ते हैं, वेक्टर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगला अपना टॉपिक रहेगा वेक्टर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वेक्टर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का सदिश अचरांक, समाकलन का सदिश अचरांक। हम समाकलन किसका कर रहे हैं, सदिश फलन का, तो अचरांक होगा वो क्या आता है, सदिश की तरह व्यवहार करता है। कैसे करता है देखिए, अभी हमने देखा था कि डी अपॉन डी टी कैपिटल एफ टी, इसका जो अवकलन होता है वो क्या माना हुआ है, स्मॉल एफ टी। जैसे इसका टी के सापेक्ष अवकलन समाकलन करेंगे, टी के सापेक्ष समाकलन करने पर तो टी के सापेक्ष जैसे ही समाकलन करेंगे तो अवकलन और समाकलन एक दूसरे से हट जाते हैं, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इसका समाकलन टी के सापेक्ष, तो स्मॉल एफ टी डी टी, टी के सापेक्ष समाकलन बराबर होगा कैपिटल एफ टी प्लस सी होता है, कैपिटल एफ टी प्लस क्या होता है, सी होता है। ध्यान रहिए, कैपिटल एफ टी प्लस सी होता है, विशेष तौर पे कि यहाँ इस जो इंटीग्रेशन है उसकी कोई लिमिट नहीं दी, सीमा नहीं दी, तो लिमिट नहीं दी तो एफ टी डी टी का समाकलन कैपिटल एफ टी प्लस सी होता है। सी क्या है, क्योंकि एफ टी एक सदिश है और सदिश का समाकलन भी एक सदिश होता है, तो सी किसकी तरह व्यवहार करेगा, एक सदिश की जगह, तो सी सदिश अचरांक कहलाता है। यानी सी का जो मान होगा वो किस रूप में होगा, C1i प्लस C2j प्लस C3 के होगा, जहां C1 C2 C1 C2 और C3 क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, अचर होंगे। ये विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। अब ये आता कैसे है, इसको प्रूव करके भी देख लेते हैं। यहाँ C जो है वो क्या कहलाता है, C कहलाता है समाकलन का सदिश अचरांक। ये जो C है वही आपका वेक्टर कांस्टेंट कहलाता है, वेक्टर कांस्टेंट सदिश अचरांक कहलाता है। अब इसको प्रूफ करके देखते हैं, प्रूफ भी देख लेते हैं, प्रूफ कैसे होता है। वही अवकलन की परिभाषा से, अवकलन किसका करते हैं, इसका अवकलन करने पर एफ टी आना चाहिए, तो हमें प्रूव हो जाएगा। सदिश फलन हो चाहे ऐसे ही फलन हो, समाकलन और अवकलन एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रतिलोम होते हैं। तो मैं इसका क्या कर देता हूं, अवकलन करता हूं, और इस राइट साइड वाले क्या करता हूं, मैं निकालता हूं किसकी वैल्यू, डी अपॉन डी टी
कैपिटल एफ टी प्लस सी, इसकी वैल्यू निकालता हूं। और अवकलन की परिभाषा से हमें पता है कि एक फलन ये, दूसरा फलन ये, दो फलनों के योग में अवकलन हो तो अलग अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो इसको लिखा जा सकता है डी अपॉन डी टी एफ टी प्लस डी अपॉन डी टी सी। और क्योंकि हमें पता है सी एक अचर सदिश है, अचरांक है, और अचर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो होगा। तो डी अपॉन डी टी कैपिटल एफ टी प्लस ये क्या हुआ? जीरो। अब जीरो इसमें ऐड करेंगे तो यही वापस रहेगा। और यहां से अपन जानते हैं कि डी अपॉन डी टी एफ टी किसके बराबर है? स्मॉल एफ टी के बराबर है, क्योंकि ये हमने को प्रूव करना है, ये चीज अपने को दी हुई थी। इससे अपने को पता है कि इसका समाकलन ये होता है, तो वापस इस समाकलन से वापस ये वाली चीज बनाते हैं। तो यहां से इसका जैसे ही हम वापस वैल्यू पुट करते हैं एफ टी, तो एफ टी तो डी अपॉन डी टी एफ टी प्लस सी जो होता है वो किसके बराबर है? स्मॉल एफ टी। तो रिजल्ट कुल मिला के ये आया, तो डी अपॉन डी टी एफ टी प्लस सी इक्वल टू एफ टी, ये आया। और जैसे इसका क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। अवकलन तो ये हुआ, समाकलन करेंगे तो वापस रिजल्ट क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। वापस रिजल्ट ऊपर वाला बनता है, तो ये भी प्रूव हो गया कि डी अपॉन डी अवकलन के रूप में इस तरह से दिया होता है, तो उसका समाकलन करते हैं तो अवकलन वाला हट जाता है, वही आपका जिसका अवकलन किया जाता है वो रिजल्ट हो जाता है। और जिसका अवकलन करने के बाद रिजल्ट जो आता है उसका क्या होता है? समाकलन होता है। इस प्रकार से ये आपके समाकलन का सदिश अचरांक भी हो गया। अब आता है अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन क्या होता है? अनिश्चित समाकलन उसको देखते हैं। अब अपना टॉपिक रहेगा अनिश्चित समाकलन इनडेफिनाइट इंटीग्रल। इनडेफिनाइट इंटीग्रल अनिश्चित समाकलन। अभी हमने देखा था कि डी अपॉन डी टी एफ टी का जो समाकलन आया, डी अपॉन डी टी बराबर एफ टी का जो समाकलन आया कि डी अपॉन डी टी एफ कैपिटल एफ टी बराबर स्मॉल एफ टी, ये आया। अब इसका जैसे हम समाकलन करते हैं क्या रिजल्ट आता है? समाकलन करने पर रिजल्ट आता है कि स्मॉल एफ टी का टी के सापेक्ष जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या आता है? कैपिटल एफ टी प्लस सी आता है। यानी कोई भी दिया गया फलन एफ टी है, उसका जब हम समाकलन करेंगे, उसका क्या करेंगे? समाकलन करेंगे, तो उसमें यदि आपके पास सी आ जाए, समाकलन का अचर या अदिश, समाकलन का सदिश अचरांक आ जाए, तो इसका मतलब वो क्या होता है? अनिश्चित समाकलन होता है। तो ये कैसा समाकलन होता है? अनिश्चित समाकलन। और अनिश्चित समाकलन में लिमिट नहीं दी होती। लिमिट दे देगा कि यहां से यहां तक टी की वैल्यू है, तो उस स्थिति में वो समाकलन कौन सा होता है? फाइनाइट समाकलन होता है, निश्चित हो। तो इस प्रकार से ये एफ टी डी टी बराबर क्या है? एफ टी प्लस सी। तो सी जो है वो क्या है? सदिश अचरांक है। और सदिश अचरांक आने का मतलब है कि वो जो दिया गया समाकलन है वो कैसा समाकलन है? अनिश्चित समाकलन है। अब ये सी की वैल्यू कैसे निकलती है? सी के मान कैसे निकलते हैं? सी के मान निकालने के लिए आपको क्या दी हुई है? प्रश्न में कंडीशन दी होती है, उस कंडीशन के आधार पर सी की वैल्यू निकलती है। क्लियर? तो इस प्रकार से ये समाकलन की कुछ परिभाषाएं और कुछ समाकलन से रिलेटेड अपने फॉर्मूले बने। इन फॉर्मूलों में यही ध्यान रखना है कि किसी फलन का अवकलन किया हुआ है तो उसका विपरीत समाकलन करते ही वापस वही फलन आ जाता है जिसका हम अवकलन करते हैं। क्लियर? तो ये इस प्रकार से अवकलन और समाकलन एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। क्लियर? अब आगे इसके एक दो थ्योरम लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थ्योरम की ओर, थ्योरम 3.1। ऐसी थ्योरम हमने अवकलन भी पढ़ी थी। अवकलन में जो सदिशों के अवकलन होते हैं उसमें भी एक थ्योरम थी कि एक कोई सदिश है f जो घटकों के रूप में f1i प्लस f2j प्लस f3k दे रखा हो, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है d अपॉन dt के सापेक्ष, तो अलग अलग घटकों के डिफरेंशिएशन के बराबर भी होता है। ये हमने पढ़ा था, थ्योरम देखी थी। वैसे ही यहाँ पर कुछ कंडीशन है कि ft जो है वो घटकों के रूप में सदिश फलन दे दिया, तो उसका जो समाकलन है
वो अलग अलग घटकों के समाकलन आई जे के हैं उनके सम के बराबर भी होता है। इसी प्रकार से ये देखिए समाकलन एफ टी, पहला घटक f1t उसका समाकलन, फिर f2 का, फिर f3 का। तो इसको प्रूव करके देखते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले एक मानता हूं फलन में, क्या फलन मान लेता हूं, क्योंकि यहां पर समाकलन लाना है अपने को, और समाकलन क्या होता है, अवकलन का प्रतिलोम होता है। तो पहले अवकलन से रिलेटेड अपन प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ माना एक फलन है कैपिटल एफ टी जिसका मान है कैपिटल F1 टी आई प्लस कैपिटल F2 टी जे प्लस कैपिटल F3 टी के। ये समीकरण ले ली एक। क्लियर? तथा और मानते हैं, क्या मानते हैं, और हम मानते हैं कि डी अपॉन डी टी इस एफ टी का जो अवकलन है, इस डी अपॉन डी टी एफ टी का जो अवकलन है वो मान लेते हैं स्मॉल एफ टी है। वो क्या मान लिया, स्मॉल एफ टी। ये समीकरण नंबर हो गई 2। और इससे हम समाकलन की परिभाषा से हम जानते हैं कि इसका जो समाकलन होता है, इसका समाकलन वो किसके बराबर होता है, इसका जो समाकलन होगा वो इंटीग्रेशन एफ टी डी टी जो होगा वो किसके बराबर होगा, कैपिटल एफ टी के बराबर। ये समीकरण नंबर 3 मान ली। अब वापस मैं लेता हूं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से देखिए डी अपॉन डी टी एफ टी का मान क्या है, ये माना हुआ ये कैपिटल एफ टी का। तो इसकी जगह मान लिख देता हूं कैपिटल F1 टी आई प्लस कैपिटल F2 टी जे, आई को चाहो तो आगे लगा सकते हो, प्लस कैपिटल F3 टी के, यही है, इक्वल टू स्मॉल एफ टी। और स्मॉल एफ टी आपको गिवन है, क्या दे रखा है, स्मॉल एफ टी यहां से गिवन है कि आई इंटीग्रेशन ऑफ F1 टी डी टी प्लस जे इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी का इंटीग्रेशन, ये एफ टी की वैल्यू है, तो एफ टी की वैल्यू ये नहीं है, एफ टी की वैल्यू ये दे रखी है। तो F1 टी आई प्लस F2 टी जे प्लस F3 टी के, ये दे रखी है। अब अवकलन की परिभाषा से हमें पता है कि किसी भी सदिश फलन का अवकलन जो होता है वो अगर घटकों के रूप में दिया होता है तो अलग अलग कर सकते हैं। यानी इसको लिख सकता हूं मैं डी अपॉन डी टी कैपिटल F1 टी, और इसका गुणांक क्या रहेगा, आई, मैंने बाहर लिख दिया, फिर प्लस जे गुणांक इधर लिख देता हूं डी अपॉन डी टी कैपिटल F2 टी प्लस के, बाहर लिख देता हूं डी अपॉन डी टी कैपिटल F3 टी। क्लियर? ये अलग अलग हमने डिफरेंशिएशन कर दी, और सामने यही पड़ा रहेगा F1 टी आई प्लस F2 टी जे प्लस F3 टी के। अब इधर भी एक सदिश है उधर भी सदिश है, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, कंपेयर। तुलना करने पर आई जे के घटकों की तुलना होगी। आई का गुणांक क्या है यहाँ पे, डी अपॉन डी टी F1 टी बराबर, सामने आई का गुणांक क्या है, स्मॉल F1 टी कोमा डी अपॉन डी टी कैपिटल F2 टी, तो वहां उधर जे का गुणांक है स्मॉल F2 टी। अब के गुणांक की तुलना करते हैं, के का गुणांक है डी अपॉन डी टी F3 टी कैपिटल F3 टी, और इधर है स्मॉल F3 टी। गुणांकों की तुलना कर दी। अब यहां से समीकरण 2 से हमें पता है कि एफ टी का अवकलन बराबर होता है एफ टी के, तो उसका समाकलन जो होता है स्मॉल एफ टी का समाकलन कैपिटल एफ टी के बराबर है। तो यहां से इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यहां से समाकलन देखें समाकलन की परिभाषा से, तो समाकलन की परिभाषा से F1 टी इसका टी के सापेक्ष समाकलन वो किसके बराबर होगा, कैपिटल F1 टी के। इसी प्रकार यहां से इसका समाकलन स्मॉल एफ टी का, तो स्मॉल F2 टी का समाकलन है टी के सापेक्ष क्या हो जाएगा, कैपिटल F2 टी, और यहां से इस तीसरे का समाकलन क्या हो जाएगा,
इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल f3t dt इक्वल टू कैपिटल F3t हो जाएगा। क्लियर? ये समाकलन हो गए सारे के सारे। तो ये समाकलन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। ये समाकलन की वैल्यू जो हमें प्रूव करना है उसमें रखते हैं, जो हमें प्रूव करना है उसकी ओर रखते हैं। तो क्या वैल्यू आती है देखिए, जो प्रूव करना है उसमें क्या प्रूव करना है, यहां देखिए जो हमें प्रूव करना है उसमें इंटीग्रेशन f1t dt, इंटीग्रेशन f2 dt, इंटीग्रेशन f3 dt और इसका i j के गुणा क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन ft dt के बराबर होना चाहिए। अब देखिए यहां पर इसमें देखा जाए, इसमें समीकरण 3 में कि इंटीग्रेशन ऑफ ft इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल ft, और कैपिटल ft के मान क्या है ये। तो यहां से वापस देखता हूं, इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं, देखिए समीकरण है 1 व 3 से, 3 से देखिए ये कैपिटल ft का मान और ये यहां पर कैपिटल ft है, तो दोनों बराबर होंगे। तो यहां से ft की वैल्यू यहां रख देता हूं, तो इंटीग्रेशन स्मॉल ft dt बराबर कैपिटल ft का मान क्या माना हुआ है, कैपिटल F1 ti प्लस कैपिटल F2t j प्लस कैपिटल F3t k, ये माना। और यहां से अपने कैपिटल F1t, कैपिटल F2t, कैपिटल F3t वैल्यू निकाल चुके हैं। वो वैल्यू क्या कर देंगे, वहां उसमें पुट कर देंगे, और जैसे ही पुट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ft dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, F1t, कैपिटल F1t, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये रहा F1t का, तो इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल f1t dt और उसका गुणा क्या है i गुणा को मैं पहले लिख देता हूं। इसी प्रकार j पहले लिख देता हूं, फिर कैपिटल F2t, इसकी जगह क्या हो जाएगा, स्मॉल f2t का इंटीग्रेशन, तो स्मॉल f2t का इंटीग्रेशन t के सापेक्ष प्लस k का गुणा क्या है f3t है, f3t की वैल्यू ये रही, कैपिटल F3t की वैल्यू ये, तो स्मॉल f3t का t के सापेक्ष इंटीग्रेशन। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये थ्योरम भी प्रूव होगी। अब इस थ्योरम को ज्यादा माथापड़ी अपने को करनी नहीं है, बस क्या याद रखना है, क्या ध्यान में रखना है, यदि कोई समाकलन करना हो किसी सदिश फलन का, किसी सदिश फलन का समाकलन करना हो और वो सदिश फलन इस तरह से i j के घटकों के रूप में दे दे, तो उसका जो समाकलन होगा, देखिए ये फलन दे रखा था सदिश फलन घटकों के रूप में, तो इस फलन का जो समाकलन है वो अलग अलग घटकों के समाकलन के रूप में भी हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। क्लियर? ये आपके क्या होगी, थ्योरम होगी कंप्लीट। फिर आगे सम इंपॉर्टेंट रूल्स देखते हैं, उन रूल्स को भी आपको ध्यान में रखना है, काम आएंगे। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं। माना क्या है, f और फाई दो अचर चर अदिश चर t के क्या है, दो सतत अवकलनीय सदिश फलन है। f और फाई दो फलन ये, और दोनों कैसे सदिश फलन है चर t के। t जो चर होता है वो एक अचर अदिश होता है, सॉरी। तो यहां देखिए पहला रिजल्ट देखते हैं, फर्स्ट रिजल्ट I1 रिजल्ट देखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट d फाई अपॉन dt प्लस फाई डॉट या df डॉट भी हो सकता है, फाई डॉट df अपॉन dt, या इसकी जगह क्या हो सकता है, df डॉट फाई भी हो सकता है। इस फलन का t के सापेक्ष जो इंटीग्रेशन होता है वो बराबर होता है f डॉट फाई प्लस c के। ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि f डॉट डी फाई अपॉन डी टी प्लस फाई डॉट डी एफ अपॉन डी टी का जो इंटीग्रेशन है t के सापेक्ष f डॉट फाई होता है। सॉरी, इसको प्रूफ देखते हैं, हमें पता है कि समाकलन और अवकलन एक दूसरे के इनवर्स है, प्रतिलोम है। तो मैं इसका उल्टा लेके चलता हूं, इसका अगर अवकलन करूं तो बीच वाली अगर रिजल्ट मिल जाता है तो अपना काम हो जाएगा। तो मैं क्या निकालता हूं, d अपॉन डी टी f डॉट फाई, इसकी वैल्यू निकालता हूं। और अवकलन की परिभाषा से हमें पता है
कि एक का अवकलन करेंगे तो दूसरा फंक्शन वैसे के वैसे लिखा जाएगा। तो t के सापेक्ष f का करेंगे तो फाई वैसे के वैसे रहेंगे, फाई के सापेक्ष करेंगे फाई का t के सापेक्ष करेंगे f वैसे के वैसे, तो f वैसे के वैसे डॉट d फाई अपॉन dt प्लस फाई वैसे के वैसे, तो फाई इधर भी लिख सकते हैं उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। df अपॉन dt पहले लिख दो, मैं डॉट फाई लिख दो। ये इसका क्या आया रिजल्ट, ये इसका रिजल्ट। अब ये हमें पता है कि इसका अवकलन ये है, तो इसका वापस समाकलन की परिभाषा से, समाकलन की परिभाषा से, और समाकलन की परिभाषा क्या है कि किसी फलन का हम अवकलन कर रहे हैं तो उसका वापस समाकलन कर दें। तो इस फलन का हमने अवकलन किया तो ये रिजल्ट आया, अब इस पूरे का समाकलन कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो किस हिसाब से आएगा, समाकलन की परिभाषा से। तो सामने जो भी फंक्शन आता है उसका समाकलन t के सापेक्ष, तो f डॉट d फाई अपॉन dt प्लस df अपॉन dt डॉट फाई, इसका जो समाकलन होगा इंटीग्रेशन होगा t के सापेक्ष, वो जिसका अवकलन कर रहे हैं उसके बराबर होगा f डॉट फाई के। और अचरांक की परिभाषा से प्लस c भी आता है, प्लस c चाहो तो यहाँ लगा सकते हो। c का कांस्टेंट है, c का क्या होता है जीरो होता है, तो जीरो वहां लिखो तो लिख दो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ c लिख सकते हैं अपन कि इसका, क्योंकि ये क्या है NEC समाकलन है, NEC समाकलन में कांस्टेंट आता ही आता है। तो f डॉट फाई आ गया किसका, f डॉट d फाई अपॉन dt प्लस फाई डॉट df अपॉन dt से पहला रिजल्ट आया। ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है, यूज होगी यहाँ, ध्यान रखना है कैसे यूज होती है, एग्जांपल से पूरा पता लगेगा। सेकंड आइडेंटिटी I2 में क्या ले लेता हूं मैं, इस फाई को f के बराबर ले लेता हूं। अगर फाई f के बराबर हो जाए, मान लो यहाँ फाई जो है f के बराबर हो जाए, तो फाई की जगह f रखूं तो क्या बनेगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट df अपॉन dt, यही बनेगा f डॉट df अपॉन dt। फाई को f रख दिया तो f डॉट df अपॉन dt दो बार हो गया, तो ये दो हो गए। और इसका t के सापेक्ष अवकलन क्या आएगा, वो अवकलन आता है f स्क्वायर प्लस c के बराबर आता है, f स्क्वायर प्लस c के बराबर होता है। यहां इसको कैसे प्रूव किया जा सकता है, इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं कि f स्क्वायर है, f स्क्वायर है, इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं कि f स्क्वायर का अवकलन कर दो, f स्क्वायर को f डॉट f लिखा जाएगा, f स्क्वायर किसके बराबर है, इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। नहीं तो ये जो पहली आइडेंटिटी है उसमें फाई की जगह f लगा दो, फाई की जगह f लगा दी, ये आ गया। और प्रूफ उस तरीके से देखते हैं परिभाषा से, तो प्रूफ देखिए, प्रूफ कि f स्क्वायर इक्वल टू क्या मान ले, f डॉट f होता है, मान क्या ले f स्क्वायर f डॉट f, जैसे a स्क्वायर जो होता है वो a डॉट a के बराबर होता है, f एक क्या है सदिश फलन है, इसलिए f स्क्वायर f डॉट f के बराबर है। अब इसका डिफरेंशिएशन यानी कि d अपॉन dt f स्क्वायर का, तो f स्क्वायर की जगह f डॉट f लिख दिया। अब डिफरेंशिएशन f वैसे वैसे दूसरे का डिफरेंशिएशन डॉट में df अपॉन dt प्लस पहला उसका डिफरेंशिएशन df अपॉन dt, दूसरा वैसे वैसे। और क्योंकि सदिशों का अदिश गुणन क्रम यूनि में होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, d अपॉन dt f डॉट f इक्वल टू 2f डॉट df अपॉन dt। अब अवकलन की परिभाषा से, अवकलन की परिभाषा से इसका हम क्या करेंगे, समाकलन, समाकलन जैसे ही करेंगे तो यहां समाकलन का चिन्ह लग जाएगा 2f डॉट df अपॉन dt के, और dt के सापेक्ष कर रहे हैं, dt के सापेक्ष कर रहे हैं, समाकलन का चिन्ह लग जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, रिजल्ट अपना आ जाएगा f डॉट f। और f डॉट f किसके बराबर होता है, f स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका जो रिजल्ट है वो इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। dt से dt कैंसिल मत कर देना, कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट इसके साथ है। क्लियर, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। एक और इसी से रिजल्ट ये लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन f डॉट df अपॉन dt, ये पूरा एक साथ रहेगा, इसका t के सापेक्ष समाकलन जो होता है वो हाफ ऑफ f स्क्वायर प्लस c भी लिख सकते हैं। हाफ ऑफ f स्क्वायर कैसे होगा, क्योंकि यहां से दो ये जो है उधर भाग भेज दिया, और c अचर है, अचर सदिश में अचर का भाग लगता है तो एक अचर ही आता है। क्लियर, तो इस प्रकार से भी ये रिजल्ट आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुए, पहला ये और दूसरा क्या आया, इसी से अपन बना सकते हैं पहला रिजल्ट। और सेकंड जो रिजल्ट आ रहा है I2 जो है वो क्या बना है कि इंटीग्रेशन 2
एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी का टी के सापेक्ष समाकलन जो होता है वो एफ स्क्वायर प्लस सी होता है। क्लियर? ये दो रिजल्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अब इसको मैं रफ कर देता हूं, तीसरे रिजल्ट की ओर बढ़ेंगे। ये रिजल्ट आपको साथ में ध्यान रखने हैं, क्या क्या रिजल्ट आते हैं, क्योंकि इन ये कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें डायरेक्ट रिजल्ट यूज लेंगे हम। क्लियर? फिर आगे तीसरे रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं, I3 की ओर। I3 जो रिजल्ट है अपना वो किससे रिलेटेड है? वो है रिलेटेड इंटीग्रेशन ऑफ 2 df अपॉन dt डॉट d2f अपॉन dt स्क्वायर। इसका जो इंटीग्रेशन होता है t के सापेक्ष वो होता है df अपॉन dt के होल स्क्वायर प्लस c के बराबर होता है। ये इंटीग्रेशन, ये भी याद रखना है। ये कैसे आया, इसको भी उसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, इसको अवकलन के रूप में लेके, और ये रिजल्ट अपन ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं देखिए, या यूं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहां जो दे रखा है फाई, उस फाई की जगह क्या यूज कर सकते हैं, एफ यूज कर सकते हैं। फाई की जगह डी एफ अपॉन डी टी यूज करेंगे। पहले रिजल्ट में फाई की जगह डी एफ अपॉन डी टी, पहले रिजल्ट में फाई की जगह, देखिए पहले रिजल्ट से भी लाता हूं और उस तरीके से पहले रिजल्ट से फाई की जगह डी एफ अपॉन डी टी यूज करें तो आता है क्या, देखिए फाई की जगह, और एफ क्या है वो भी देख ले। तो इसकी जगह यूज करें फाई की जगह डी एफ अपॉन डी टी, तो ये चीज यहां भी यूज कर सकते हैं। इसमें दूसरे रिजल्ट में, सेकंड रिजल्ट में देखिए, फर्स्ट में नहीं सेकंड में, I2 में फाई की जगह क्या यूज करें, फाई है नहीं तो इसमें क्या है, देखिए 2 पड़ा है, एफ की जगह है डी एफ अपॉन डी टी, एफ की जगह डी एफ अपॉन डी टी यूज करें इसमें, तो एफ की जगह डी एफ अपॉन डी टी, और यहां एफ की जगह डी एफ अपॉन डी टी, तो यहां देखिए क्या बना, देखो 2f की जगह डी एफ अपॉन डी टी डॉट इस डी एफ अपॉन डी टी की जगह डी अपॉन डी टी, और f की जगह वही डी एफ अपॉन डी टी, और इसका t के साथ समाकलन बराबर, देखिए f की जगह क्या है, f की जगह डी एफ अपॉन डी टी, तो डी एफ अपॉन डी टी का होल स्क्वायर और प्लस c का प्लस c, और यही क्या होता है 2 डी एफ अपॉन डी टी डॉट d2f अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू df अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस c, और इसका क्या किया जा रहा है, समाकलन किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। यही रिजल्ट है। तो सेकंड आइडेंटिटी में f की जगह df अपॉन dt यूज कर सकते हैं। इस फर्स्ट आइडेंटिटी में भी कर सकते हैं क्या, ये भी देख सकते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी में फाई है, फर्स्ट आइडेंटिटी में क्या है, फाई है, तो उस फाई की जगह भी अपने को यूज लेना पड़ेगा टी की, फाई और टी दोनों आ गए, तो यहाँ सेकंड आइडेंटिटी यूज करो, क्यों फर्स्ट आइडेंटिटी पहले फाई की जगह एफ यूज किया, फाई की जगह एफ, और उस एफ की जगह फिर यूज कराना पड़ेगा डी एफ अपॉन डी टी, तब ये आता। और इसको अन्य तरीके से देखते हैं, एक तो रिजल्ट ये हो गया, दूसरे तरीके से इसका अवकलन, तो डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी टी डी एफ अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं, प्लस सी छोड़ रहा हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे लिख सकता हूं, डी अपॉन डी टी ब्रैकेट डी एफ अपॉन डी टी डॉट डी एफ अपॉन डी टी, क्योंकि होल स्क्वायर है, सदिश है, सदिश का स्क्वायर जो होता है सदिश के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो इक्वल टू पहले का अवकलन करेंगे दूसरा छोड़ना पड़ेगा, दूसरे करेंगे तो पहला छोड़ना पड़ेगा, तो पहला छोड़ देता हूं डी एफ अपॉन डी टी डॉट दूसरे का अवकलन क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सिंगल तो ऑलरेडी है, प्लस पहले का करूंगा तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और दूसरा सिंगल वैसे के वैसे पड़ा रहेगा, और ये दोनों क्रमनिय में होते हैं, तो क्रमनिय में बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 डी एफ अपॉन डी टी डॉट डी स्क्वायर एफ अपॉन डी टी स्क्वायर, ये रिजल्ट आया डी अपॉन डी टी डी एफ अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। क्लियर? अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, समाकलन की परिभाषा, समाकलन की परिभाषा दोनों तरफ समाकलन करूंगा, तो समाकलन करूंगा तो इधर तो आएगा डी एफ अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, और इधर क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी एफ अपॉन डी टी डॉट डी टू स्क्वायर एफ अपॉन डी टी स्क्वायर, और ये टी के सापेक्ष इसका अवकलन, और यहां प्लस कांस्टेंट सी लगा सकते हैं समाकलन। तो यही रिजल्ट आपको थर्ड प्रूव करना था। बढ़ते हैं आगे, फोर्थ
रिजल्ट की ओर। फोर्थ इसका रिजल्ट क्या है उसको देखते हैं। अगली जो आइडेंटिटी है, फोर्थ आइडेंटिटी, उसको देखते हैं। I4 वो है इंटीग्रेशन ऑफ एफ क्रॉस डी फाई अपॉन डी टी, क्रॉस प्रोडक्ट है ध्यान रखिए, प्लस डी एफ अपॉन डी टी क्रॉस फाई। इसका जो समाकलन होता है टी के सापेक्ष वो होता है एफ क्रॉस फाई प्लस सी के बराबर होता है। ध्यान रहे कि सदिश जो गुणन होता है वो क्रमविनिमय में नहीं होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो ध्यान रखिए डी एफ अपॉन डी टी क्रॉस फाई को फाई क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी नहीं लिख सकते। ये रिजल्ट कैसा आया, वही अवकलन से लेते हैं अपन। किसका अवकलन, इसका अवकलन करते हैं और उससे ये रिजल्ट आता है। तो अवकलन से डी अपॉन डी टी एफ क्रॉस फाई, अवकलन में हमने खूब सूत्र किए थे, इसके मान निकाले थे कि एफ वैसे के वैसे रखेंगे तो फाई का अवकलन, फाई वैसे के वैसे रखेंगे तो एफ का अवकलन, तो एफ वैसे के वैसे तो एफ एल है तो पहले ही लिखा जाएगा, और फाई का टी के सापेक्ष डी फाई अपॉन डी टी, फिर प्लस अब एफ का करेंगे तो पहले तो पहले उसका अवकलन होगा डी एफ अपॉन डी टी क्रॉस फाई वैसे के वैसे, ये हो गया। अब समाकलन की परिभाषा से, किससे, समाकलन से, समाकलन से, अब समाकलन से क्या हो जाएगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो तो किसके एफ क्रॉस फाई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहां इसका अवकलन हो रहा है, अवकलन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये तो हट जाएगा। तो इधर तो रिजल्ट बचा एफ क्रॉस फाई, और सामने क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ क्रॉस डी फाई अपॉन डी टी प्लस डी एफ अपॉन डी टी क्रॉस फाई, और इसका किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष हमने समाकलन किया। तो इसका टी के सापेक्ष समाकलन क्या आया, एफ क्रॉस सी, और प्लस सी कांस्टेंट लगा सकते हैं समाकलन में। अच्छा ठीक है, ये तो है I4। चौथी प्रॉपर्टी होगी। पांचवा गुणधर्म देखते हैं, पांचवा रिजल्ट देखते हैं। पांचवा रिजल्ट होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी, इसका टी के सापेक्ष जो डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन होता है वो होता है ए क्रॉस एफ प्लस सी के बराबर होता है। ए क्रॉस एफ प्लस सी, जहां एक शर्त होती है ए अचर सदिश है, ए अचर सदिश है, ए क्या है, अचर सदिश, ए अचर सदिश है। तो ए अचर सदिश है तो अचर को वैसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, और वैसे इससे भी इसको निकाला जा सकता है इंटीग्रेशन की परिभाषा से, ए क्रॉस डेल डी एफ अपॉन डी टी। एक तरीका तो ये है कि इस ए को अपन बाहर ले सकते हैं, ए क्रॉस को बाहर लिया और यहां देखिए इंटीग्रेशन और यहां पर डिफरेंशिएशन का साइन, तो इसको हटा सकते हैं, तो यानी कुल मिला के ए क्रॉस एफ आया। अब रिजल्ट कैसे प्रूव करना है, इसी से प्रूव करना है कि डी अपॉन डी टी ए क्रॉस एफ। अब ए क्रॉस एफ का हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ए वैसे वैसे, एफ का अवकलन डी एफ अपॉन डी टी प्लस ए का अवकलन डी अपॉन डी टी क्रॉस एफ वैसे वैसे, सिंस ए इज कांस्टेंट वेक्टर, ए अचर सदिश है, देयरफॉर इसलिए डी ए अपॉन डी टी क्या होगा, जीरो, जीरो, तो डी अपॉन डी टी ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो होते ये पूरा जीरो, तो कुल मिला के डी अपॉन डी टी ए क्रॉस एफ इक्वल टू क्या होगा, ए क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी के बराबर है। अब यहां समाकलन की परिभाषा से क्या हो जाएगा, समाकलन करेंगे तो इधर तो होगा ए क्रॉस एफ और इधर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लग जाएगा ए क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी, किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम, टी के सापेक्ष डी टी, और ये इसका रिजल्ट आया, प्लस क्या लगा सकते हैं, सी कांस्टेंट, समाकलन। क्लियर, तो इस प्रकार से ये अपना रिजल्ट आता है। ये हो गई I5 की होती है। अब दो आइडेंटिटी और है जिसको भी देख लेते हैं, क्या है, एक तो यही साइड में कर लेता हूं, दो आइडेंटिटी इसमें, दो रूल और आपको ध्यान रखने। छठा रूल है एफ क्रॉस डी टू एफ अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी प्लस सी के बराबर। ये है I6 कि एफ क्रॉस डी टू एफ अपॉन डी टी स्क्वायर जो होता है वो किसके स्क्वायर किसके बराबर होता है, एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी के बराबर। तो वही इस तरफ वाला रिजल्ट देते हैं कि
डी अपॉन डी टी एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी, चाहो तो पहले सी ले लो, नहीं तो जरूरत नहीं, बराबर इसका रिजल्ट देखिए, एक का करेंगे तो दूसरा वैसे वैसे, दूसरे करेंगे तो पहला वैसे वैसे, तो इसका रिजल्ट देखिए, एफ का मान वैसे वैसे क्रॉस इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन डी टू एफ अपॉन डी टी स्क्वायर, फिर प्लस पहले का करेंगे तो डी एफ अपॉन डी टी क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी, क्योंकि हम जानते हैं कि समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट शून्य सदिश होता है, तो ये देखिए दोनों समान सदिश हो गए, डी एफ अपॉन डी टी क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो गया, तो जीरो होने से डी अपॉन डी टी एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी किसके बराबर होगा, एफ क्रॉस डी स्क्वायर एफ अपॉन डी टी स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर? अब इसके बराबर हो गया, तो हम अब समाकलन की परिभाषा से, समाकलन की परिभाषा से, तो समाकलन की परिभाषा से इसका समाकलन करूंगा तो डी अपॉन डी हट जाएगा, डी टी हट जाएगा, तो बचेगा एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी बराबर सामने समाकलन इंटीग्रेशन एफ क्रॉस डी टू एफ अपॉन डी टी स्क्वायर, और इधर लग जाएगा डी टी, और प्लस क्या रहेगा सी कांस्टेंट। तो ये 6 आइडेंटिटी थी। अब 7वीं आइडेंटिटी लेते हैं अपन, नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट 7वीं आइडेंटिटी अपनी I7, 7वां रिजल्ट महत्वपूर्ण रिजल्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए डी ए अपॉन डी टी, ये जो ए है वो वेक्टर है, ध्यान रखना है, माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी, और यहां ए वेक्टर, इसका टी के सापेक्ष जो समाकलन होता है वो ए के प्लस सी के बराबर होता है। ध्यान रहे ये जो ए है वो क्या है, सदिश ए है, और ये ए जो है उसका मैग्नीट्यूड है, परिणाम है, ये भी परिणाम है, और ये भी परिणाम का टी के सापेक्ष अवकलन है, जबकि यहाँ सदिश ए का टी के सापेक्ष अवकलन है। तो ये प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करते हैं तो वही ए कैप का हम अवकलन करेंगे। तो ए कैप का अवकलन जो होता है वो किस हिसाब से होता है वो देखिए, तो ए कैप का अवकलन करते हैं तो डी अपॉन डी टी किसका, ए कैप का, और ए कैप कोई भी सदिश होता है उसके इकाई सदिश का फॉर्मूला क्या होता है, सदिश बटा सदिश का परिणाम। तो इसको मैं लिख सकता हूं डी अपॉन डी टी सदिश ए सदिश बटा उसका परिणाम ए, ये होता है। अब इसका क्या करते हैं, u बटा v से अवकलन करते हैं, u बटा v से अवकलन, चाहो तो आप तरीका u बटा v लगा दो, u इंटू v भी लगा सकते हो, u इंटू v भी लगा सकते हो। तो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं d अपॉन डी टी 1 अपॉन a और a वेक्टर, ऐसे भी लिख सकता हूं, बीच में ना क्रॉस लगेगा ना डॉट लगेगा, क्योंकि एक सदिश है दूसरा उसको मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड एक क्या होता है, अदिश राशि होती है, अदिश को सदिश से गुणा करते हैं तो सीधा लिख सकते हैं हम। अब एक का अवकलन करूंगा दूसरा वैसे वैसे, और दूसरे करूंगा तो पहला वैसे वैसे, तो मैं क्या कर देता हूं 1 अपॉन ए पे वैसे वैसे लिख देता हूं 1 अपॉन ए। अब ए का सदिश ए का टी के सापेक्ष अवकलन, तो डी ए सदिश बटा डी टी, टी के सापेक्ष अवकलन, फिर 1 अपॉन ए का अवकलन तो माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, और इसी ए का टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो डी ए अपॉन डी टी, और ए सदिश वैसे वैसे, ये रिजल्ट है। और ये किसका मान है, डी अपॉन डी टी ए कैप का। अब समाकलन की परिभाषा से, समाकलन की परिभाषा से, तो समाकलन की परिभाषा से इसका इंटीग्रेशन ए कैप प्लस सी लिख देता हूं साथ में, बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए डी ए वेक्टर अपॉन डी टी माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी, और ये ए वेक्टर डी टी के सापेक्ष, ये रिजल्ट है। तो इस प्रकार से 7 महत्वपूर्ण रिजल्ट आते हैं, सातों को एक साथ लिखते हैं। क्या क्या रिजल्ट थे वो देख लेते हैं सातों के साथ। सातों के साथ पहले परिणाम क्या आया था, पहला रिजल्ट था कि इंटीग्रेशन एफ डॉट डी फाई अपॉन डी टी प्लस फाई डॉट डी एफ अपॉन डी टी, इसका टी के सापेक्ष इंटीग्रेशन होता है एफ डॉट फाई के बराबर, और प्लस सी कांस्टेंट लगता है। क्लियर? दूसरा, फाई की जगह एफ लिख देते हैं, तो फाई की जगह एफ लिखते हैं तो रिजल्ट आया था इंटीग्रेशन 2 एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी,
इक्वल टू इसका टी के सापेक्ष अवकलन, तो ब्रैकेट में dt और लेना पड़ेगा, बराबर इसका रिजल्ट आया था एफ स्क्वायर प्लस सी, एफ स्क्वायर प्लस सी। फिर उसके बाद तीसरा रिजल्ट आया था, तीसरा क्या आया था, तीसरा आया था 2 df अपॉन dt डॉट d2f अपॉन dt का t के सापेक्ष अवकलन, ये आया था df अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस सी के, क्योंकि इसका अवकलन जो होता है ये होता है इस तरह से, क्लियर। फिर चौथा रिजल्ट अपना इंटीग्रेशन f क्रॉस d फाई अपॉन dt प्लस df अपॉन dt क्रॉस फाई, इसका जो t के सापेक्ष इंटीग्रेशन है वो आया था f क्रॉस फाई प्लस सी के बराबर है। फिर आगे बढ़ते हैं, चौथा पांचवा इंटीग्रेशन a क्रॉस df अपॉन dt का t के सापेक्ष इंटीग्रेशन जो आया, a अगर क्या हो, अचर सदिश हो, कांस्टेंट सदिश हो, तो इसका आया था a क्रॉस f प्लस c, जहां a अचर सदिश है, जहां a अचर सदिश है। उसके बाद छठा जो रिजल्ट था वो क्या था, छठा रिजल्ट था इंटीग्रेशन f क्रॉस df अपॉन dt, f क्रॉस d2f अपॉन dt स्क्वायर, ये था इसका t के सापेक्ष अवकलन जो है, समाकलन जो है वो क्या आया था, f क्रॉस df अपॉन dt, ये आया था। एक मिनट, ये क्या था इसका, f क्रॉस, हाँ यही था, सही है बिल्कुल। इसका जो रिजल्ट आया f क्रॉस df अपॉन dt प्लस c है, ये हम यहां तक 6 है, इससे पहले कर चुके हैं, और 7वां रिजल्ट ये है। ये 7 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसमें कई रिजल्ट अपने यूज आएंगे। कब यूज आएंगे, जब कोई फलन घटक के रूप में नहीं दिया हुआ है, चर t के रूप में नहीं दिया हुआ है, सीधा कह दिया कि ये इस प्रकार से एक फलन है और इसमें प्रूव कीजिए कि ये बराबर ये, तो इसमें कई जगह ये फॉर्मूले लगेंगे, एक आधा एग्जांपल होगा उसमें भी लगेगा और क्वेश्चन में भी लगेंगे। तो ये महत्वपूर्ण रिजल्ट अपने को ध्यान में रखने। यहाँ a क्रॉस df अपॉन dt a क्रॉस f के बराबर होता है, a क्या होता है, अचर होता है, और f क्रॉस d2f अपॉन dt स्क्वायर भी क्या होता है, f क्रॉस df अपॉन dt के बराबर होता है। और इनको अगर प्रूव करना है तो इधर वाले का क्या करते जाओ, अवकलन, और अवकलन से ये रिजल्ट मिलता जाएगा और अपने मान आता जाएगा। अब नोट, महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण बात क्या है कि इन सभी नियमों में, इन सभी परिणाम में जो C आया वो क्या हो सकता है, या इन सभी परिणामों में C उसके रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि वो रिजल्ट क्या आ रहा है। देखिए यहां पर जो हमारा रिजल्ट बनेगा, ये जो भी मान है वो क्या है, एक देखिए, क्या ये सदिश राशि प्रकट करेगा या एक अदिश राशि प्रकट करेगा। तो पहले परिणाम में देखते हैं, f का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ तो एक अदिश परिणाम आएगा, f का फाई का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ अदिश परिणाम आएगा, और यहां से रिजल्ट से साफ पता चल रहा है कि f डॉट फाई क्या होता है, एक अदिश होता है। तो c जो है वो एक अदिश राशि होगी, कांस्टेंट, अदिश कांस्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बात ही, ये ध्यान रखिएगा। और यहां से भी एक देखिए डॉट प्रोडक्ट है, अदिश मान आएगा, तो c एक है अदिश राशि, अदिश अचर है, और यहां से भी डॉट प्रोडक्ट है, तो ये देखिए f स्क्वायर है, f स्क्वायर भी एक अदिश मान होता है, c एक अदिश राशि है। अब यहां देखिए f क्रॉस df अपॉन dt एक सदिश मान होगा, ये सदिश का अवकलन जब करेंगे तो एक सदिश राशि प्राप्त हुई, सदिश राशि के साथ जो अचर लगता है वो एक सदिश अचरांक होता है, वेक्टर कांस्टेंट होगा। तो यहाँ c वेक्टर कांस्टेंट, यहाँ भी देखिए a क्रॉस है वेक्टर कांस्टेंट होगा, यहाँ भी क्या होगा, वेक्टर कांस्टेंट, और यहाँ भी वेक्टर कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक क्या है, इकाई सदिश है, तो ये भी सदिश है, परिणाम जरूर एक है लेकिन है तो सदिश, ये c भी क्या होगा, वेक्टर कांस्टेंट होगा। तो कहीं पर वेक्टर कांस्टेंट लग रहा है और कहीं पे क्या लग रहा है, स्केलर कांस्टेंट लग रहा है। तो वेक्टर कांस्टेंट कब लगता है, जब उसका परिणाम जो है वेक्टर आता है तो उसके साथ वेक्टर कांस्टेंट, जब उसका रिजल्ट जो आता है, रिजल्ट जो आता है स्केलर आता है तो स्केलर कांस्टेंट लगता है। ये महत्वपूर्ण बात थी, ध्यान रखिएगा। तो
सी अचर सदिश को किस रूप में मानते हैं? C1i प्लस C2j प्लस C3k। और ये C अदिश अचर हो तो C को C ही रहने देना। क्लियर? तो ये थोड़ा विशेष तौर पे आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ ये सारे जो नियम थे लगभग मैंने करवा दिए। फिर उसके बाद आता है एक निश्चित समाकलन और आता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की, निश्चित समाकलन की, निश्चित समाकलन की, निश्चित समाकलन की आपको क्या कहते हैं? जैसे पहले पढ़ा था डी अपॉन डी टी कैपिटल एफ टी, इसका जो मान है वो स्मॉल एफ टी के बराबर होता है। तो स्मॉल एफ टी का इंटीग्रेशन जो होता है कैपिटल एफ टी प्लस सी के बराबर होता है। क्लियर? ये तो कब था? ये जब था जब अनिश्चित समाकलन हो। अब निश्चित समाकलन आ जाए, निश्चित समाकलन, और निश्चित समाकलन में कह दे कि इसकी जो लिमिट है वो a से b है, t बराबर a से t बराबर b है। उस समय एफ टी डी टी की जो वैल्यू आएगी वो रिजल्ट तो वही एफ टी आएगा लेकिन प्लस कांस्टेंट रख जाएगा और उसकी लोअर लिमिट a होगी, अपर लिमिट b होगी। इसको लिखा जा सकता है कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये कौन सा होता है? निश्चित समाकलन होता है, यानी कि आपके हो गया डिफाइनाइट इंटीग्रल। फिर उसके बाद इसके एग्जाम्पल आते हैं। एग्जाम्पल अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को थोड़ा ध्यान में रखना है। ये सामने आते ही सीधा देखिए एफ डॉट फाइव का अवकलन हो गया तो इसका रिजल्ट एफ डॉट फाइव होगा। ये एफ स्क्वायर का रिजल्ट होता है, एफ स्क्वायर का अवकलन होता है तो एफ स्क्वायर हो गया। ये डी एफ अपॉन डी टी के स्क्वायर का अवकलन होता है तो वो हो गया। इसके हिसाब से एफ क्रॉस फाइव का अवकलन होता है तो इसका रिजल्ट एफ क्रॉस फाइव हो गया। और ये होता है ए क्रॉस एफ का अवकलन, जहाँ ए क्या होता है? अचर होता है, तो उस हिसाब से ये एफ ए क्रॉस एफ का हो गया। और ये एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी का क्या होता है? अवकलन होता है, तो उस हिसाब से एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी का मान आ गया। और ये ए कैप जो होता है उसका अवकलन जो होता है ये रिजल्ट होता है, तो इस हिसाब से ए कैप का समाकलन जो इसका समाकलन जो होगा वो वापस क्या आ जाएगा? ए कैप आ जाएगा। क्लियर? इस प्रकार से 7 प्रॉपर्टी के साथ 7 नियमों को कह सकते हैं, 7 परिणाम कह सकते हैं, 7 गुणधर्म भी कह सकते हैं इनके। तो इनको हमने देखा आज के वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में इनके एग्जाम्पल लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।